ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर लास्ट वीक का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द T20 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप? इस बार जो है वुमेंस T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था और मेंस T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो इस बार न्यूजीलैंड जीता है। कौन जीता है? न्यूजीलैंड। अच्छा, किसको हराया है? न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हराया है। तो साउथ अफ्रीका को 43 रन से हराकर न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड कप वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है। अगर हम बात करेंगे कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता है इंडिया। कौन जीता है? भारत जीता है। इस बार जो है भारत जीता है T20 मेंस का वर्ल्ड कप। भारत जीता है। किसको हराया है? बफरिंग हो रही है? सबके साथ हो रहा है क्या प्रॉब्लम? हेलो, नेटवर्क का इशू है उधर? इधर तो ठीक है। इट्स ओके। और किसी को डाउट्स? अभी क्लियर है? ओके। तो मैं बात कर रहा था कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है मेंस एंड वुमेन्स दोनों का, एक्चुअली दोनों में जो रनर अप टीम है मीन्स साउथ अफ्रीका को आप देख सकते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीता है, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। तो न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को 43 रन से हराया है और इस तरह से वुमेंस वर्ल्ड कप T20 का जो वर्ल्ड कप वो जीत गया है। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया भी हराया है साउथ अफ्रीका को ही। तो वैसे तो ये तो याद होगा सबको कि इंडिया जो है वो विनर टीम है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन इसका रनर अप टीम कौन है? मीन्स रनर अप टीम जो है फाइनल में कौन खेला था? तो साउथ अफ्रीका ने ही खेला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के हम कुछ इसके बारे में हम जान लेते हैं। न्यूजीलैंड इज द ओनली कंट्री वेयर देयर इज नो एनी स्नेक। एकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सांप नहीं है। नो स्नेक, यहाँ पे सांप है ही नहीं। आई बात समझ में? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश है जहाँ पे एक भी सांप नहीं पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी सांप नहीं पाया जाता है। न्यूजीलैंड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। बेसिकली जो है साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप से बना हुआ है। न्यूजीलैंड का कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड जो है वेलिंगटन है। वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। अगर हम बात करें यहाँ का करेंसी क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड, तो डॉलर। न्यूजीलैंड का करेंसी डॉलर है। अगर हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड का पीएम कौन है, हु इज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, देखो ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूँ वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? तो इसका पीएम है क्रिस्टोफर लक्सोन। क्रिस्टोफर लक्सोन इज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। यहाँ का करेंसी डॉलर है, यहाँ का कैपिटल वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड इज द ओनली कंट्री वेयर देयर इज नो एनी स्नेक, यहाँ पे कोई भी सांप नहीं पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बहुत सारे, एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारा जीके एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके, डन। एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिख लें। ओके, अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग उसको लिख लेना, ठीक है? कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। ओके, डन, राइट। हो गया। हिमांशु, कृति, नेहा, राहुल, सिद्धार्थ, सृष्टि एंड वैशाली, प्लीज रिप्लाई। हाँ, हो जाए तो बता दीजिए। सर कैन यू प्लीज सेंड दिस पीडीएफ? ऑफ कोर्स। जी हाँ नेहा, मैं आपको पीडीएफ जो है मैं सूरज सर को या सोनल मैडम को मैं दे दूंगा, आप उनसे ले लेना, ठीक है?
क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं हूं ना। ओके, ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको वीडियो लेक्चर चाहे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। चलिए, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, डन। तो फर्स्ट, सेकंड, वैसे न्यूजीलैंड के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया हो, फिर भी अगर कुछ पॉइंट है तो एक्चुअली 32 रनों से आया था, 43 नहीं, मैं गलत बता दिया, 32 रन। अच्छा, जो विनर टीम होता है उसको कितना पैसा मिलता है, तो $2.3 मिलियन। आप देख सकते हो, $23 लाख। $2.3 मिलियन मीन्स $23 लाख जो है वो मिलता है विनर टीम को T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जो जीता है। अच्छा, फाइनल में जो है मैन ऑफ द मैच अलेमिया केर को भी मिला है, और इवन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अलेमिया केर को ही मिला है। अलेमिया केर को मैन ऑफ द मैच और साथ साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच दोनों उसी को मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच अलेमिया केर न्यूजीलैंड की प्लेयर है। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया, ये जो T20, ये जो है वुमेन्स T20 जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है 24 का, वो कहाँ पे हुआ है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था लास्ट लेक्चर में। नॉर्मली ये होने वाला था बांग्लादेश में। कहाँ होने वाला था, बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि वहाँ का जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बदल गया, मिलिट्री गवर्नमेंट आ गया, इसीलिए वहाँ पे अनरेस्ट हो गया। अनरेस्ट की वजह से इसका जो वेन्यू है वो बांग्लादेश से शिफ्ट करके यूएई कर दिया। तो इसका वेन्यू, ये मैच कहाँ खेला गया, इस मैच का जो आयोजन है वो एक्चुअली यूएई में हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो वेन्यू है वो कहाँ पे है, कहाँ पे हुआ था। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का वेन्यू जो है यूएई में हुआ था। चलिए, ठीक है। Recently, Indian Railway reduced reservation period from 120 days to how many days? नॉर्मली जो है हम लोग टिकट बुक करते हैं, मींस पहले से हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो हम लोग को पहले 6 महीने, मतलब क्या है 120 डेज, आप देख सकते हो लगभग कितना हो जाएगा, 4 महीने पहले, 4 मंथ पहले जो है हम लोग अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो है इसको बदल दिया है, इसका अमेंडमेंट हुआ है, और एक्चुअली इसको अमेंडमेंट करके अभी 60 डेज का कर दिया है। याद रखिए 60 डेज का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स व्हाट कि 2 महीने पहले आप टिकट बुक करा सकते हैं। 2 महीने के पहले मीन्स 3 महीने 4 महीने पहले। पहले क्या था, 4 मंथ बिफोर यू, 4 मंथ तक आप टिकट बुक करवा सकते थे, लेकिन अभी जो है इसको कम करके रिड्यूस करके 60 डेज कर दिया है, मीन्स 2 महीने कर दिया है। 2 महीने के अंदर ही आप रिजर्वेशन करवाएंगे, 2 महीने के ऊपर आप नहीं करवा सकते। तो ये आपको याद रखना है, 2 महीना कर दिया है, 60 डेज कर दिया है। तो ये बेसिकली जो 60 डेज है किसके लिए है, इंडियंस के लिए। जो इंडियंस है, डोमेस्टिक है, उसके लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर कोई टूरिस्ट है या फॉरेनर्स है, अगर फॉरेनर्स अगर इंडिया में आ रहा है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, उनके लिए 365 डेज ही है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी फॉरेनर्स इंडिया में घूमने के लिए आते हैं तो वो 365 डेज, मतलब 1 साल पहले भी टिकट बुक करवा सकते हैं। लेकिन हम इंडियंस जो है वो सिर्फ 8 दिन पहले जो है टिकट बुक करवा सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं, इसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। फॉरेनर्स के लिए 365 डेज, इंडियंस के लिए ओनली 60 डेज। अप टू 60 डेज वी कैन रिजर्व आर टिकट्स ऑफ रेलवेज। तो हम लोग क्या, रेलवे का टिकट जो है वो 2 महीने तक बुक करवा सकते हैं, उसके पहले नहीं। ओके, तो ये फॉरेनर्स के लिए 365 डेज ही है, ये याद रखना आप लोग, बोलना मत। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो 60 डेज, पहले कितना था 120 डेज, अभी जो है हम लोग 60 डेज के विदिन हम लोग टिकट बुक करवा सकते हैं। उसके ऊपर जो है अगर 61 होगा, 62 होगा तो हम लोग नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भेज दूंगा PDF, टेस्ट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव रुपी लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो आइडियाज, हमारा क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है।
So ideas is a financial institute. It gives the loans to the डिफरेंट कंट्रीज. ये अलग अलग देश को क्या देता है, लोन देता है. तो आप देख सकते हैं कि कौन सा देश है जो आइडिया से, इसका फुल फॉर्म है इंडिया अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम. तो इसके अंदर जो है कौन से कंट्री को लोन दिया है, तो मॉरिशस को दिया है. एक्चुअली मॉरिशस को जो है लोन दिया है बेसिकली वहां पे वाटर पाइप के लिए दिया गया है कि वहाँ पे जो है अराउंड 100 किलोमीटर का जो वाटर पाइप है, नल जल है, उसको उसके लिए जो है मॉरिशस को ये पैसा दिया है. किसके थ्रू दिया है, तो एसबीआई के थ्रू दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो है मॉरिशस को क्या दिया है, पैसा दिया है हमारे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है आइडियाज. फुल फॉर्म है इंडिया अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम. ओके, अब देखो मॉरिशस जो है बेसिकली इंडियन ओशन में एक आइलैंड है. मॉरिशस में 80% जो पीपल है वो इंडियन है, मतलब इंडियन ओरिजिन है. इन मॉरिशस अराउंड 80% ऑफ पीपल आर इंडियन ओरिजिन. उसमें भी आप बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ दी है वो बिहार के रहने वाले हैं. बिहारी लोग जो है मॉरिशस में बहुत ही ज़्यादा है. बिहारी लोग जो है मॉरिशस में बहुत ही ज़्यादा है. तो अभी जो है हमारा आइडियाज़ जो है वो किसको पैसा दिया है, देखो 487.60 करोड़ रुपया दिया है, एसबीआई के माध्यम से दिया है, एसबीआई के थ्रू दिया है. देख सकते हो वहाँ पे 100 किलोमीटर का जो है पुरानी जल पाइपलाइन के लिए इसको पैसा दिया गया है. अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इसका कैपिटल कहाँ है. मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस. कैपिटल ऑफ मॉरिशस, उसकी राजधानी है पोर्ट लुइस. मुद्रा है रुपया. जैसे हमारे इंडिया का रुपया है वैसे ही मॉरिशस का भी जो है करेंसी है वो रुपया है. और यहाँ के प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण कुमार जुगनूथ. मैंने बताया ना कि 18% जो लोग हैं मॉरिशस में वो एक्चुअली इंडियन ओरिजिन है. तो ऑफकोर्स यहाँ का जो पॉलिटिकल ऑथोरिटीज़ भी होंगे, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ भी होंगे, वो मोस्टली इंडियन नेम ही होगा. प्रवीण कुमार गुंदूत जो है इंडियन ओरिजिन. ठीक है, तो ये यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ का करेंसी रुपया है, और एक्चुअली यहाँ का कैपिटल जो है वो पोर्ट लुइस है. कहाँ का, मॉरिशस का. एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि मॉरिशस इज द सेकेंड कंट्री हु इन्वेस्टेड इन इंडिया अंडर एफडीआई. मतलब इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है इंडिया में सिंगापुर से. ध्यान से सुनिए, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है भारत में एफडीआई के थ्रू. और सेकेंड जो कंट्री है वो मॉरिशस ही है. क्या सेकेंड जो कंट्री है वो मॉरिशस ही है. तो मॉरिशस इज द सेकेंड कंट्री हु इन्वेस्टेड currency, who invested money in India under FDI. FDI फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट क्या, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है. हेलो, हेलो, आवाज आ रही है. हेलो, नहीं एक्चुअली स्क्रीन कुछ और हो गया था. किसका स्क्रीन था ये, एक मिनट. ओके, नाउ क्लियर. ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको मॉरिशस के बारे में. नेक्स्ट करंट अफेयर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑन सेक्शन 6A. तो पहले हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में. ध्यान से देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हम बारे में कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं. तो एक्चुअली इंडिया में जो है सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है. तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन हुआ था 1774 में. इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1774 में. अच्छा, पहले जो है ये कहाँ पे था, कोलकाता में था, सेंट विलियम्स फोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बना था, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेज था.
1774 में इसका फाउंडेशन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। हमारे कंट्री का जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ही है, मतलब इससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। अगर आप अपील करेंगे, नॉर्मली जो है लोअर कोर्ट का जजमेंट जो आता है, अगर उससे हम नाखुश होते हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वी कैन अपील इन हायर कोर्ट। और जब आप हायर कोर्ट में अपील करते हैं तो फिर से वो केस को फिर से सुनवाई होता है, हियरिंग होता है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम नाम ही है, सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे भारत का। ओके अभी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेज होते हैं, जिसमें से एक होता है चीफ जस्टिस, उसको CJI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 33 अदर जजेज। नॉर्मली ये जो जज है एक्चुअली ये सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति जो है बाकी जितने भी जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जजेज, उन सबको नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, हु अपॉइंट्स द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स के भी जजेज और चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। चलिए तो हम देखते हैं कि अभी सेक्शन 6A, नॉर्मली जो है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट जो आया था वो एक्चुअली कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये कौन से स्टेट को दिया गया है? तो ये दिया गया है आसाम को। किसको दिया गया है? आसाम को। आप बोलेंगे ये एक ही स्टेट को क्यों दिया गया है? क्योंकि आप जानते हो आसाम जो है वो बांग्लादेश से बहुत ही मतलब क्या उसके बाउंड्री टच है। तो नॉर्मली बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगली इमिग्रेंट हुआ था आसाम में, मतलब गलत तरीके से आसाम में घुस गया था। बहुत सारे ऐसे लोग जो है बांग्लादेशी वो आसाम में घुस गया था। उनको रोकने के लिए इनको अंडर सेक्शन 6A जो है वो राइट दिया गया है आसाम को। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आसाम को ही दिया गया है, बाकी स्टेट को नहीं दिया गया था। तो नॉर्मली जो आसाम का हम बात करेंगे कैपिटल, कैपिटल ऑफ आसाम किसी को पता है? वेरी गुड, आसाम का कैपिटल है दिसपुर। ओके चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? हेमंत विश्व शर्मा। ओके यहाँ का गवर्नर कौन है? एनीवन? लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोग को, लक्ष्मण आचार्य। तो आसाम का गवर्नर लक्ष्मण आचार्य, आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा, और कैपिटल है दिसपुर। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है, तो ये सब पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। ये सब हो गया आपका जीके। ओके डन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सेक्शन 6A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलेंगे कि आपने सुना होगा बहुत बार जो है दिल्ली में प्रॉब्लम हुआ था, स्पेशली जंतर मंतर और शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था। CAA जो आया था ना, CAA आपने सुना होगा, जो CAA एक्ट आया था इंडिया में, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन एक्चुअली जो है फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है 5 जज, ध्यान देना, 5 जजेज का बेंच बनाया गया। 5 बेंच का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ जजेज फॉर द पर्टिकुलर केस। कोई पर्टिकुलर केस है उसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ जजेज होता है उसको हम बेंच बोलते हैं, वो पर्टिकुलर डिसीजन लेता है। तो 5 जजेज का बेंच हुआ था, इनमें जो है फैसला आया है 4 वर्सेस 1, मतलब एक जो है इसके अगेंस्ट में, अब बाकी 4 जजेज जो है ना इसके फेवर में जजमेंट सुनाया है। तो इस तरह से वर्डिक्ट आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का। तो हालांकि ये सब इतना डीप में हो गया, इतना डीप में नहीं करेंगे, सिर्फ इतना रखना है कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें सेक्शन 6 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है कौन से स्टेट्स को जो है वहाँ के फैसला को देखिए 4:1 से इसको बरकरार रखा है। ओके देखिए आसाम बिटवीन 1 जनवरी 1966 से लेकर के मार्च 71 तक
मतलब इसके पहले जो लोग आया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो है सिटीजनशिप दिया जाएगा एज ओरिजिन। लेकिन अगर मान लीजिए इसके बाद जो भी आया है बांग्लादेश से, उन लोग को बोला गया था कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और इसके बाद जो लोग आया था इंडिया में, एक्चुअली उन लोग को इलीगल बोल दिया है कि आप लोग घुसपैठी है, आप लोग इंडिया से बाहर जाए। तो ये सिचुएशन है। चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट्स असेंबली रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। अच्छा, ये न्यूज़ में आप बहुत बार सुनते होंगे कि ये वक्फ क्या होता है, ये वक्फ का मतलब क्या है। ये जो वक्फ है वो वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टीज है, ऑल बिलोंग्स टू दी अल्लाह। मतलब ये रिलीजियस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मस्जिद हो गया, तो मॉस्क, मदरसा, ओके, देन आपका हो जाएगा मॉक, मदरसा, ओके, देन क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल्स, मुस्लिम हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ओके। तो ये जितने भी है, ये मज़ार, ETC। मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हैं कि जो मस्जिद है या मदरसा है या मुस्लिम हॉस्पिटल्स है, मुस्लिम स्कूल्स है, मुस्लिम कॉलेज है, जितने भी चीज़ें हैं, ये ऑल दी प्रॉपर्टीज बिलोंग टू अल्लाह। ये सब क्या है, सब अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे प्रॉपर्टी को कंजर्व करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड जो है एक्चुअली रिसेंटली हमारा जो पार्लियामेंट में है, इसके लिए एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था। इसके अकॉर्डिंग ये बिल का जो मेन मकसद था, ये बिल का जो मेन मोटो था कि नॉर्मली ये जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज का जो रख रखाव हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंट लाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी में लाना। उसको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपर क्या करना, उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग जो है उनका एक प्रोटेस्ट था कि एक्चुअली जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम को इस बोर्ड में आप इंक्लूड क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनका कहना है कि नॉन मुस्लिम को इंक्लूड इसलिए करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन होता है, पैसों का लेन देन होता है, वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रहेगा, इसलिए नॉन मुस्लिम को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस तरह के, तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट जो है, देख सकते हैं ना, केरल की जो असेंबली है, केरल की जो विधानसभा है, वहाँ पे भी एक बिल लाया गया था। देखो नहीं तो कौन लाया था, केरल लाया था, ये पूछ सकता है। तो केरला लाया था। वक्फ का मीनिंग समझ में आ गया, क्लियर, ओके। तो ये केरला लाया था, ठीक है। किसका क्या नहीं आया समझ में, हेलो। सर ये जो नॉन मुस्लिम का मतलब क्या इसमें रोल है वो समझ में नहीं आया है। अच्छा, नॉन मुस्लिम का क्या रोल है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो वक्फ बोर्ड है, मतलब इतना प्रॉपर्टी है, मतलब आप समझ समझ सकते हो कि हमारे भारत में रेलवे को छोड़कर, रेलवे और एक और बोर्ड है उसको छोड़ करके सबसे ज़्यादा, ये थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी वाला जो है ना बोर्ड होता है वक्फ। तो अब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, क्या सोचिए। तो अगर नॉन मुस्लिम्स नहीं रहेगा तो उसमें क्या है कि मोनोपोली ज़्यादा हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट को जो है ना प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं मिल पा रहा है, या गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो है लॉस हो रहा है। नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करने का मतलब है कि वो एटलीस्ट जो रिपोर्ट बनाएगा वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहेगा, या जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो क्लियरली देगा, स्पष्ट रूप से देगा। आई बात समझ में। देखिए, मैं किसी के यहाँ पे अगेंस्ट या मैं फेवर में नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो मोटो है गवर्नमेंट का मैं वो बता रहा हूँ। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर नॉन मुस्लिम रहेगा तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा प्रॉपर्टीज का, मतलब प्रॉपर्टीज किसका, अल्लाह का प्रॉपर्टीज, जो मुस्लिम लोग मानते हैं कि अल्लाह के प्रॉपर्टीज को वक्फ बोलते हैं, तो वक्फ का जितने भी प्रॉपर्टीज है उसका जो ट्रांजेक्शन्स होगा मनी में, तो उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो रिपोर्ट है, वो सही तरीके से गवर्नमेंट के पास जाएगा। आई बात समझ में, ओके, गुड। तो यही तो लड़ाई हो रही है, यही तो मेन है।
प्रॉब्लम। देखते हैं वक्फ बोर्ड में, आप देख सकते हो 30 वक्फ बोर्ड है हमारे, लगभग 30 वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि पे, ना देखो तो 9 लाख एकड़ से अधिक जमीन पे जो है इसका मैनेजमेंट करता है। इसका कितना होगा वैल्यू, लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपीज का ट्रांजैक्शन होता है। 1.2 लाख करोड़ रुपीज बहुत होता है। ओके नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन बाय द गवर्नमेंट। देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नॉर्मली आप देखेंगे तो बहुत सारे जो वीकर सेक्शन होता है, वीकर सेक्शन में क्या क्या आता है, जैसे आप जानते हैं वीकर सेक्शन में एससी हो गया, वीकर सेक्शन में एसटी हो गया, वीकर सेक्शन में वुमेन हो गया, वीकर सेक्शन में ओबीसी हो गया। तो ये जो वीकर सेक्शन आप देख रहे हैं, ये जितने भी वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग है हमारे समाज में, जो कमज़ोर वर्ग है उस कमज़ोर वर्ग के प्रॉपर अपलिफ्टमेंट के लिए बोर्ड बनाया गया है। तो एससी का भी होता है, क्या होता है, एससी का भी कमीशन होता है, एससी कमीशन ऑफ इंडिया, एसटी कमीशन ऑफ इंडिया, तो वुमन नेशनल वुमेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ओबीसी कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा अभी जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसका चेयरमैन कौन बनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो अभी 9th चेयरमैन है, ये भी याद रखना 9th चेयरमैन जो है अभी कौन बनी है, तो श्रीमती मिसेस विजया राहटकर। तो श्रीमती विजया राहटकर जो है अभी 9th चेयरमैन बनी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 9th। अच्छा इसके पहले कौन थी, इसके पहले 8th तो थी, वो थी रेखा शर्मा। इसके पहले थी रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा जो है वो 8th चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन थी, और 9th चेयरमैन जो है अभी अपॉइंट हुई है मिसेस विजया राहटकर। ओके ये जितने भी आप देख रहे हो ना कमजोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, सबका कमीशन होता है। ओके इसके पहले रेखा शर्मा थी, अभी कौन है, विजया राहटकर। ओके डन, ओके सर। गुड। अभी ईडब्ल्यूएस का भी कमीशन आ गया है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। विजया राहटकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसका टेन्योर जो है, इसका कार्यकाल है, कार्य अवधि टेन्योर जो है 3 इयर्स के लिए है। श्रीमती विजया राहटकर हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। देखो नेशनल मतलब पूरे भारत लेवल पे होता है, पूरे इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे होता है, लेकिन हर स्टेट में भी स्टेट कमीशन फॉर वुमेंस होता है। तो महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेंस इसके पहले हो रह चुकी है 16 से 21 तक। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अपॉइंटेड डॉक्टर अर्चना मजुमदार एज द मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन। नॉर्मली जो कमीशन होता है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो एक्चुअली चेयरमैन बनी है राहटकर साहिबा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो है मजुमदार, अर्चना मजुमदार को उसका मेंबर बनाया गया है। एट प्रेजेंट मिसेस डेलिना कांगदूप एंड श्रीमती ममता कुमारी आर अदर मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये सब उतना एक बार आपको रीड करना है। अच्छा ये बना कब है, 1990 में। आप कब बना है ये, 1990 में जो है ये बना है, मतलब ये कमीशन। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इन अक्टूबर। अभी अक्टूबर में इंडोनेशिया में जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें अभी न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है, उसका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अभी नया राष्ट्रपति जो बना है उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा जब बात इंडोनेशिया की हो रही है तो इंडोनेशिया के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम कंट्री। सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है वो इंडोनेशिया में है। सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम है, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया सेकंड पे आता है, इंडिया
इज द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री। भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुसंख्यक देश है भारत। हम बात करें कि इंडोनेशिया फर्स्ट है। इंडोनेशिया का सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं कि इंडोनेशिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। फर्स्ट लार्जेस्ट मतलब विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। सेकेंड लार्जेस्ट बोलोगे तो दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यूएसए, क्या अमेरिका है। दूसरा पे क्या है, अमेरिका है, यूएसए है। एंड थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब तीसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या है, इंडोनेशिया है। ओके, चलिए इंडोनेशिया के बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं हम। देखो, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द आइलैंड्स, वो आर मेड अप ऑफ आइलैंड्स। या हम बोल सकते हैं कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स है। सबसे ज़्यादा आइलैंड्स जो है वो कौन से कंट्री में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स, सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा जो द्वीप है, आइलैंड्स है, वो इंडोनेशिया में है। ये भी आप लोग याद रखना। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इसका कैपिटल पहले जकार्ता था। कहाँ था, जकार्ता। लेकिन जकार्ता में जो है वो बहुत सारा साइक्लोन आने के कारण, चक्रवात आने के कारण, तूफान आने के कारण कैपिटल को शिफ्ट करके नुसंतारा कर दिया है। नुसंतारा इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल जो है नुसंतारा है, पहले जकार्ता था। जकार्ता से पिछले साल ही नुसंतारा किया है। हम बात करेंगे कि यहाँ का करेंसी क्या है। इंडोनेशिया का जो करेंसी है ये रुपया है। क्या है, रुपया। रुपया, रुपया जो इंडिया में रुपया होता है वैसे वहाँ पे भी रुपया बोलते हैं। तो रुपया जो है इंडोनेशियन रुपया इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। कैपिटल नुसंतारा। प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट आप जानते ही हो, प्राबोवो सुबियांतो। तो देख सकते हो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इसी में हम लोग का 8 क्वेश्चन हो जाता है। ओके, जो लोग लिख लिए हैं ठीक है, जो लोग नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम है? भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में। परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर। परसेंटेज की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम क्या संख्या की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कुछ? ओके, गुड, चलिए। who recently became the first Indian woman to score 50 international goals। नॉर्मली यहाँ पे गोल है तो एक्चुअली हॉकी में भी गोल होता है और फुटबॉल में भी गोल होता है। ये गेम है फुटबॉल की। अभी जो वुमेंस की गेम हुई थी ISSF, जो वुमेंस का हुआ था वो एक्चुअली ये हुआ था काठमांडू में, नेपाल में। काठमांडू में ये गेम हुआ था, नेपाल के काठमांडू में। अभी ISSF वुमेंस ISSF का अभी गेम हुआ था। तो एक्चुअली इस गेम में जो कौन सी इंडियन प्लेयर है, वुमन प्लेयर, जो सबसे ज़्यादा गोल की है, बाला देवी। बाला देवी जो है वो सबसे ज़्यादा मीन्स क्या है कि 50 इंटरनेशनल गोल की है। 50 इंटरनेशनल गोल करने वाली फर्स्ट वुमन फुटबॉल प्लेयर बन गई है। फर्स्ट वुमन फुटबॉल प्लेयर। मैं मेन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेन में जो है सबसे ज़्यादा गोल जो है वो मैं बताया था सुनील छेत्री ने किया था। किसने? सुनील छेत्री ने। सुनील छेत्री जो है वो सबसे ज़्यादा गोल किया है। ओके, मोर देन 107।
तो इसलिए क्या है, सुनील छेत्री जो है मेल में, जो कि अभी पिछले मंथ ये रिटायरमेंट भी ले लिया, ये रिटायर भी हो गए हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बाला देवी वुमेंस में 50 गोल, इंटरनेशनल गोल, मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल गोल करने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई है। ठीक है, ओके। बाला देवी, मेल में बोलेंगे तो सुनील छेत्री, फीमेल में बोलेंगे तो बाला देवी। ओके गुड। तो ये जो गेम अभी हुआ था आईएसएसएफ, वो नेपाल में हुआ था। नेपाल के कैपिटल क्या है? काठमांडू, काठमांडू में हुआ था। सैफ बाला देवी, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द फाइनेंशियल स्टेट्स अंडर मैया सम्मान योजना। ये जो मैया सम्मान योजना है, मैया का मतलब होता है माँ, मदर। तो मदर सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना जो है वो, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस को इंक्रीज किया है। मतलब जो आर्थिक मदद सरकार करते थे उसको बढ़ा दिया है। कितना? पहले जो है 1000 रुपीज़ जो है हर मंथ मिलता था, अभी जो है उसको 2500 कर दिया है। मतलब ऐसी महिला जो अंडर बीपीएल आती है, क्या आती है? बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो महिला आती थी, जो बहुत ही फाइनेंशियल वीक होती थी, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही कमज़ोर वर्ग के महिला। क्योंकि आप जानते हो कि झारखंड में बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो जो भी बीपीएल के महिलाएं हैं, माँ है, उनको अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस 1000 से बढ़ा करके 500 मीन्स क्या 1500 इंक्रीज किया है, 1500 रुपया इंक्रीज कर दिया है। ओके, कौन से गवर्नमेंट ने? तो झारखंड के गवर्नमेंट ने, झारखंड के गवर्नमेंट ने मैया सम्मान योजना के तहत बीपीएल में रहने वाली महिलाओं की जो आर्थिक मदद है वो 1000 रुपये से 2500 कर दिया है, 1500 रुपये का इंक्रीमेंट कर दिया है। अच्छा, इसमें एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि अभी झारखंड में इलेक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है झारखंड में? इलेक्शन। तो झारखंड में ये नवंबर मंथ में ये इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन की वजह से भी ये क्या होगा। एनीवे, जब बात झारखंड की आई है तो हम झारखंड के कैपिटल जानते ही होंगे, क्या होता है? इसका कैपिटल कहाँ पे है बताइए तो? वेरी गुड। तो कैपिटल जो है इसका रांची है, धोनी का शहर, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी है, रांची। यहाँ का सीएम कौन है? वेरी गुड, हेमंत सोरेन यहाँ का सीएम है। चलिए बताइए यहाँ का गवर्नर कौन है? यहाँ का गवर्नर संतोष कुमार गंगवार। तो संतोष कुमार गंगवार जो है वो अभी झारखंड का गवर्नर है, वहाँ का राज्यपाल है, वहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और कैपिटल रांची। ठीक है, ओके डन। गुड। पता है झारखंड का मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं? चलिए बता ही देते हैं। झारखंड, ये भी एक बार एग्जाम में पूछ दिया था। व्हाट इज मीन बाय झारखंड? देखो, झार का मतलब होता है ट्री, झाड़ी ट्रीज, पेड़ पौधे। खंड की मीन्स होता है लैंड। तो द लैंड ऑफ ट्रीज झारखंड को बोलते हैं। ओके, पेड़ों का भूमि झारखंड।
चलिए नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड द पैट्रिक जे मैक गवर्न अवार्ड। ये पैट्रिक जे मैक गवर्न क्या है? ये जो नाम आप देखते हो बेसिकली एक ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब डेटा जो बिग डेटा है उसके ऑनर थे, फाउंडर थे। तो ये यूएसए के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यूएसए के एक बिजनेसमैन थे, उनके नाम पे ये अवार्ड अभी दिया जाता है। बेसिकली जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इंडस्ट्री में बिजनेसमैन को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड है पैट्रिक जे मैकगवर्न जो यूएसए का अवार्ड है, ये अवार्ड इस बार किसको मिला है अक्टूबर में? तो नारायण मूर्ति जो भारत के हैं, भारत के नारायण मूर्ति जो विप्रो के ऑनर है, तो उनको मिला है क्या है एक अवार्ड। दूसरा मिला है संतानु नारायण। संतानु नारायण कौन है? तो सीईओ ऑफ एडोब। एडोब आपने सुना होगा, एडोब फोटोशॉप, एडोब ऑटोकैड, एडोब माया, एडोब 3D मैक्स। तो ये एडोब का कंपनी जो है ना उसका अभी सीईओ कौन है? सीईओ संतानु नारायण, उनको ये मिला है। अभिनव अस्थाना, ये भी भारतीय, तीनों भारतीय मुल्क है, भारतीय है, इनको भी मिला है। तो अभिनय अस्थाना जो है बेसिकली क्या है? सीईओ ऑफ इंडियन पोस्ट। इंडिया का जो पोस्टमैन है, पोस्ट है, उसका सीईओ जो है, इंडिया का जो डाक है, डाक विभाग पोस्ट, उनका सीईओ जो है वो अभी अभिनव अस्थाना है। तो इनको मिला है संतानु नारायण जो सीईओ ऑफ एडोब है उनको मिला है, और नारायण मूर्ति जो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ विप्रो है उनको मिला है। क्लियर? सॉरी यू आर राइट, मैं ही गलत बोला। हाँ इन्फोसिस, सॉरी इन्फोसिस, ओके इन्फोसिस का है। तो ये जो पैट्रिक जे एमसी गवर्न है ये नारायण इसको मिला था मूर्ति को। अच्छा, हाँ नारायण मूर्ति को क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा, मैं समझा नहीं। क्वेश्चन है ये, मतलब ये एग्जाम में पूछते हैं मतलब कई बार। अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चन है। अरे अच्छा हाँ, तो देखो ये इंटरनेशनल, एक तरह से इंटरनेशनल अवार्ड है, क्योंकि मैं बताया ना कि ये अच्छा ये भी पूछ सकता है कि पैट्रिक जे मैकगवर्न जो है वो एक्चुअली कौन सा अवार्ड है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है, नहीं? ओके, नारायण मूर्ति, संतानु नारायण और अभिनव अस्थाना, तीनों को मिला है। ओके अच्छा वो मुझे बता दे, देखिए कभी कभी क्या है कि मिस हो जाता है। इन्फोसिस का है, इन्फोसिस का फाउंडर है। ओके क्लियर? यस सर। ओके गुड। इन्फोसिस भी आईटी है, विप्रो भी आईटी है। आईटी में जो है नारायण, अच्छा हाँ इन्फोसिस है, सॉरी। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है इन्फोसिस है, ठीक है। एडोब पोस्टमैन, ठीक है। नाउ वेयर डिड द कोप 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद ही रखना आप। ये क्यों, चलिए बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, वो भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोप 16, यहाँ पे आगे बायोडाइवर्सिटी है, तो इसको नहीं भूलना है, क्योंकि कोप अलग होता है। नॉर्मली का कोप का मतलब होता है COP, मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो बेसिकली एनवायरनमेंट रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस होता है तो उसको शॉर्टकट में कोप बोलते हैं। तो नॉर्मली जो कोप अभी कोप 29 हुआ था, 24 में कोप 29 हुआ था, 24 में कजाकिस्तान में हुआ था। लेकिन ये कोप नहीं पूछ रहा है, कोप के आगे आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स क्या, जैव विविधता की बात कर रहे हैं। तो इसका जो अभी समिट कहाँ पे हुआ है? कोलंबिया में हुआ है। कोप 16 कोलंबिया में हुआ है। बायोडाइवर्सिटी है ये, कोप 16 बायोडाइवर्सिटी समिट जो है ये अभी कोलंबिया में हुआ है। ओके, जब बात कोलंबिया की हो रही है तो कोलंबिया का कैपिटल ऑफ कोलंबिया बगोटा है, कैपिटल बगोटो। इसका करेंसी है, करेंसी ऑफ कोलंबिया है पेसो। क्या है करेंसी ऑफ कोलंबिया? दैट इज पेसो, उसको पेसो बोलते हैं। पैसा से याद रहेगा, पेसो पैसा,
तो यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है, पेसो है। अच्छा, यहाँ का पीएम गैस्ट्रो पेट्रो, कैपिटल बगोटा, बगोटो, करेंसी पेसो, और इसका पीएम जो है गैस्ट्रो पेट्रो जो है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। अभी जो है कोप 16 बायोडाइवर्सिटी, कोप 16 बायोडाइवर्सिटी, ये याद रखना, बायोडाइवर्सिटी को मिस मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ कोप 29 जो है 24 अभी जो 2024 में हुआ है वो एक्चुअली कजाकिस्तान में हुआ है। ओके, क्लियर। कोप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 ऑन बायोडाइवर्सिटी समिट जो है अभी कोलंबिया में हुआ है। कोलंबिया का कैपिटल बगोटो है, करेंसी पेसो है, और यहाँ का अभी पीएम जो है गैस्ट्रो पेट्रो है। चलिए, हो गया। अगर एक बार ये रीड कर लेना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये जरूरी है। कहाँ हुआ था, उसमें भी कैली शहर है कोलंबिया में, वहाँ हुआ था। कितने देश इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, 200 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। आप देखते हो कोप 29 जो है वो एक्चुअली अजरबैजान में हुआ था 24 में। वेरी गुड। देखो ये जो कॉप, सिर्फ कॉप अगर होगा तो ये है बेसिकली फॉर रिडक्शन ऑफ द वार्मिंग, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। आप देखो नॉर्मली जो कॉप होता है, कॉप का जो कॉन्फ्रेंस होता है बेसिकली, उसमें अराउंड 193 और 200 की कंट्रीज पार्टिसिपेट करता है। इसमें अलग अलग कंट्री को रोल देता है कि आप अपने कंट्री में ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे। ग्रीन हाउस गैस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो गैसें हैं वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। वैसे गैसेस जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को बहुत ही वार्म कर देता है, बहुत ही गर्म कर देता है, उसे हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के लिए जो कॉन्फ्रेंस होता है उसको कॉप बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के लिए नहीं है। बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिकली जो अलग अलग प्रजाति की जो स्पीसीज है, अलग अलग प्रजाति के जो जानवर है, पशु है, इंसेक्ट है या एक्सेट्रा, उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए जो है वो बायोडाइवर्सिटी होता है, कॉप बायोडाइवर्सिटी। आई बात समझ में? ओके, ऑफ कोर्स इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। इसके पहले जो कॉप जो आपका यूएई में हुआ था ना, यूएई पहले इजिप्ट में हुआ था। तो एक्चुअली कॉप इजिप्ट में जो है वो इंडिया ने जो है पंचतंत्र लाया था। पंचतंत्र का मतलब है कि भारत में जो है 5 भागों में ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इंडिया बोला कि हम 100% जो है वो रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे हम रेलवे ट्रेन को चलाएंगे, डीजल या पेट्रोल पर नहीं चलाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरह से अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, आपका सस्टेनेबल एनर्जी है। सस्टेनेबल एनर्जी मतलब क्या, ग्रीन एनर्जी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड बोला था कि मैं जो है जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है उसको हम रिड्यूस करके 50% पे लाएंगे। क्या, 50% पे लाएंगे। थर्ड बोला था कि हम 100 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। तो ऐसे जो है 5 प्रिंसिपल जो है वो इंडिया इजिप्ट में दिया था, और उस पर इंडिया काम भी कर रहा है। तो इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए। इंडिया बहुत ही फोकस्ड है। आपने देखा होगा कि इंडिया जो है अभी सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। सोलर एनर्जी क्या है, एक तरह से ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है वैसा एनर्जी जिसके बर्निंग से, जिसके कंबसन से ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलता है। तो सोलर एनर्जी क्या है, एक तरह का ग्रीन एनर्जी है। आई बात समझ में? तो इंडिया बहुत क्या, कौन ये कॉन्फ्रेंस 1992 से स्टार्ट हुआ था। हेलो, नेक्स्ट है, व्हिच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दलित सब कोटा। देखिए दलित सब कोटा नॉर्मली जो है अगर हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे क्या होता है, एक होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसको हम ओपन बोलते हैं या जनरल बोलते हैं।
ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। दूसरा होता है नेशनल लेवल पे ओबीसी होता है। क्या होता है? ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड क्लास। तीसरा आप जानते हो एससी होता है, शेड्यूल कास्ट। चौथा होता है एसटी, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। तो नॉर्मली जो है आप देखते हैं कि 4 कैटेगरीज होता है, और भी है, वुमन का भी है, वुमन का अलग से है, तो वुमन कैटेगरी भी है। अब फिजिकल जो डिसेबल पर्सन होता है, फिजिकली डिसेबल, उनके लिए भी कैटेगरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरली जो है वो 4 कैटेगरी आप देख सकते हो। अनरिजर्व्ड, इसको हम जनरल और ओपन कास्ट भी बोलते हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एससी शेड्यूल कास्ट, एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ठीक है, जैसे बिहार में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि बिहार में जो है वो एक्चुअली क्या है कि अदर बैकवर्ड कास्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो, इसको क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है ना इसको अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सहूलियत के अनुसार इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता है। बिहार में क्या क्या है, ओबीसी को 2 कैटेगरी में बोल दिया है, बीसी बैकवर्ड कास्ट और ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट। ओके, एससी एसटी को भी 2 पार्ट में कर दिया है, दलित महादलित। ये बिहार का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि दलित जो है वो दलित में भी सब कोटा कर दिया है। दलित में भी क्या है, सब कोटा कर दिया है। इसमें क्या कर दिया है, इसमें एक तो है डिप्राइव्ड, एक है डी, एक होता है बी, मतलब डी एस सी और डी बी एस सी। डी से क्या, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। अब बी से क्या हो जाएगा, सॉरी ओ एस सी अदर शेड्यूल कास्ट। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वैसे शेड्यूल कास्ट जिसको गवर्नमेंट उतना फोकस नहीं कर पाता है। उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग रिमोटेस्ट एरिया में रह रहा है जहाँ पे अनरीचेबल है, या उनकी जो योजना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए डिप्राइव्ड बोलते हैं, वंचित वर्ग। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा का सरकार ने क्या किया है कि दलित को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। दलित को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। बिहार में भी पहले किया था। बिहार में जो है क्या था, दलित और महादलित, और यहाँ पे भी 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। आई बात समझ में? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि हरियाणा का सीएम कौन है, बता सकते कोई? लास्ट टाइम बताया था। कैपिटल ऑफ हरियाणा कहाँ है? चंडीगढ़ है। यहाँ का सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी ना, नायब सिंह सैनी जो अभी बने हैं इसी साल। ओके, यहाँ का गवर्नर कौन है? मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ये, गवर्नर ऑफ हरियाणा। बंडारू दत्तेरिया। ओके, ओके डन। चलिए गुड। ये शुरू किया था बिहार ने ही, शुरू किया था बिहार ने, अब हरियाणा भी किया है। देखिए 2 है ना, क्या डीएससी मतलब डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड शेड्यूल कास्ट, ओएससी अदर शेड्यूल कास्ट। Recently, the second National Lighthouse Festival was celebrated at how many historical lighthouses of the country? Basically, lighthouse क्या है पता है किसी को? What is mean by lighthouse? Anyone? Basically, lighthouse means the house which reflects the light. नॉर्मली ऐसा घर, ऐसा बिल्डिंग, ऐसा मकान, ऐसा घर, ऐसा बिल्डिंग, ऐसा मकान जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आसपास के जो एरिया है वो टोटली क्या होता है, रोशनी में होता है, प्रकाशित होता है, तो हम इसे ऐसे लाइट हाउस बोलते हैं। तो नॉर्मली नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल जो अभी हुआ था तो उसमें बोल रहा है कि कितने
हिस्टोरिकल लाइट हाउस है जो इसमें पार्टिसिपेट किया था। हाउ मेनी हिस्टोरिकल लाइट हाउस जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 75 हिस्टोरिकल लाइट हाउसेस है जो इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, जिसमें ताजमहल भी क्या है, एक तरह का लाइट हाउस, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अभी तो चले ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। पहले बोलते हैं कि एक्चुअली जो चांदनी रात होती थी, मून लाइट में जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता था ताजमहल, बहुत ही खूबसूरत लगते थे। अच्छा, ये आयोजन पुरी में हुआ था, उड़ीसा में। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द स्विफ्ट प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विथ एडीबी। तो देखो, नॉर्मली जो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नॉर्मली ये बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये हेड क्वार्टर है फिलीपींस में। फिलीपींस में जो है मनीला, मनीला जो है फिलीपींस में, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है अभी आसाम के गवर्नमेंट जो है यहाँ से क्या किया है कि स्विफ्ट प्रोजेक्ट के लिए जो है लोन लिया है। तो बेसिकली स्विफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए ये लोन लिया है। आसाम का कैपिटल बता ही दिया हूँ आपको, दिसपुर है। यहाँ का सीएम हेमंत विश्व शर्मा है और यहाँ का कैपिटल दिसपुर। अच्छा, यहाँ गवर्नर लक्ष्मण आचार्य, तो ये मैं बता ही चुका हूँ। क्लियर? ओके, ये याद रखना आप, एशिया डेवलपमेंट बैंक का कैपिटल कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस। ओके, जी सर। ओके। हेमंत विश्व शर्मा, 800 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट है, फिश प्रोडक्शन के लिए आया है। ओके, देखो हेड क्वार्टर मनीला है, फिलीपींस। अच्छा, यहाँ का अभी जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है? मासात्सुगु अस्कावा, याद भी नहीं रहेगा। मासात्सुगु अस्कावा जो है अभी इसका चेयरमैन है एडीबी का। Who was selected as athlete of the year by ISSF? मैं बताया था ISS का फुल क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। एक्चुअली जो है अभी एथलीट ऑफ द ईयर जो है ISS में किसको चुना है? तो लियू यूक्यून, लुई यूक्यून जो है वो चाइना के रहने वाले हैं। कहाँ का? चाइना का, ठीक है। और यांग जी इन, ये साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। तो ISSF के द्वारा अभी एथलीट ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो लियो यूकुन जो चाइना के हैं और यंग जी इन जो साउथ कोरिया के हैं। क्लियर? लियो यूकुन, सर सर समझ में नहीं आया, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए नॉर्मली जो है ना, आपने ना क्रिकेट का होता है ना प्लेयर ऑफ द ईयर, क्रिकेट में तो हर गेम में होता है प्लेयर ऑफ द ईयर। आई बात समझ में? तो अब जो शूट, तो अभी जो शूटिंग का गेम है, एक है ना शूटिंग गेम, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। शूटिंग का जो गेम होता है जो जिसमें पिस्टल राइफल है ना, तो पिस्टल राइफल से जो शूटिंग करते हैं, राइट, 10 मीटर आपने, हाँ। तो ये जो गेम है, तो नॉर्मली जैसे क्रिकेट का होता है आईसीसी, क्या होता है? आईसीसी, आईसीसी, क्रिकेट काउंसिल। करेक्ट। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, जैसे फुटबॉल का होता है आईफा, नहीं, तो वैसे हाँ, वैसे ही जो है बेसिकली जो शूटिंग का है ISSF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। हाँ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। तो ये जो है ये भी अपने फील्ड में एथलीट ऑफ द ईयर जो है इसका खिताब देता है। आई बात समझ में? तो इस बार जो है
चाइना को मिला है। क्या चाइना के जो प्लेयर है लिu यूकुन उसको मिला है। आई बात समझ में? Liu Yukun, हाँ जी, he was the athlete of the year October 2024. करेक्ट। तो मेल में उसको मिला है और फीमेल में किसको मिला है? Young Jin, फीमेल में यांग जीन, जो साउथ कोरिया का रहने वाली है। क्लियर? ठीक है सर, हाँ जी। ओके। देखिए यही है यूकुन, हाँ, ये साउथ कोरिया की यांग जीन। वहाँ तो सब एक ही जैसे दिखते हैं नहीं? हाँ जी। ओके। हम बाहर के हैं सर, फॉरेन के होते हैं वो। अच्छा, चलिए ऐसा तो देखिए इसका जो है फाउंडेशन हुआ था बहुत बिफोर इंडिपेंडेंस 1907 में। इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हो म्यूनिख में है। म्यूनिख का है, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इसमें टोटल कितने मेंबर्स है? 149 मेंबर्स है। इसका अभी जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, आईएसएफ का जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन है वो है लुसियानो रॉसी। लुसियानो रॉसी जो इसका चेयरमैन है। तो ये सब भी एक बार मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो एक बार आप लोग इसको भी रीड कर लीजिए, ठीक है? ओके। विच एडिशन ऑफ द ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन द कजान? कजान एक सिटी का नाम है, शहर का नाम है रसिया में। रूस में एक शहर है जिसका नाम है कजान। तो कजान में जो है बेसिकली कजान जो है एक्चुअली साउथ रूस में है, मतलब साउथ रशियन कंट्री पार्ट है। तो यहाँ पे अभी जो है हुआ था ब्रिक्स का सम्मेलन। तो नॉर्मली जो भी ब्रिक्स का जो समिट हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स जो है स्पेशली नाटो के, जो नाटो कंट्री आप जानते हो नाटो के बारे में, तो नाटो के अगेंस्ट में बनाया गया। अगेंस्ट नहीं बोल सकते, उसके काउंटर करने के लिए बनाया गया था, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है रसिया को छोड़ के। तो नॉर्मली ब्रिक्स में जो है जैसे ब्राज़ील, रसिया, रसिया डेवलप्ड कंट्री है, बाकी सब डेवलपिंग है। इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ईच कंट्री के जो फर्स्ट लेटर है उससे बना ब्रिक्स। तो ये जो ब्रिक्स का जो अभी सम्मेलन हुआ है वो 16th है। कौन सा? 16th इसका सेशन है। कहाँ हुआ था? कजान में। कजान कहाँ है? कजान रसिया का एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है। ओके। ओके सर। या ब्रिक्स जो एक्चुअली ब्रिक्स कंट्री का अपना खुद का एक बैंक भी है जिसको बोलते हैं एनडीबी। ये भी पूछ सकता है, एनडीबी नाम है इसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का अपना बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, इस बैंक का जो है हेडक्वार्टर है बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में। ओके। अच्छा, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में अभी 7 और कंट्रीज एंट्री किया है, और भी कुछ देश जो है इसमें भी शामिल हुआ है, लेकिन नाम इसका ब्रिक्स ही है। ओके, जिसमें अर्जेंटीना है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी ब्रिक्स की फाउंडेशन, यस सर। ब्रिक्स की फाउंडेशन आई थिंक 97 या 96, 97 6 इसी के आसपास है। मैं अभी नहीं हूँ, एक बार मैं देख रहा हूँ। ओके, पहले ये लिख लीजिए, नीचे होगा देखते हैं, ठीक है? लिख लिए? ओके, आई थिंक 96 या 97 ऐसा ही कुछ है। ओ, 2006 है। सिक्स में बना है, 6 में। चलिए, इसमें कुछ और भी कंट्री जो है 4 नए कंट्री जो है इसमें ऐड हुआ है। आपने देखा होगा, जो इसमें इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है, ईरान है, ठीक है?
वेयर वर टू कॉपर प्लेट्स अटैच टू अ रिंग बियरिंग टू सील ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जब दिल्ली में एक्चुअली क्या है सल्तनत पीरियड था, दिल्ली में जो है सुल्तान का मुस्लिम रूलर था, तब जो है साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा एम्पायर था विजयनगर एम्पायर। तो ये जो विजयनगर एम्पायर है इसके एक्चुअली अलग अलग डायनेस्टी है, 4 डायनेस्टी है, जिसमें से सबसे मतलब इस एम्पायर का सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर था, उसका नाम था कृष्ण देव राय। नाम सुने होंगे आप लोग, कृष्ण देव राय वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो है वो इंडिया का फर्स्ट एम्पायर है। इट वॉज द फर्स्ट एम्पायर या फर्स्ट किंगडम जहाँ पे लेडीज को मतलब वुमन को भी आर्मी में आर्म्ड फोर्स में रिक्रूट किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि विजयनगर एम्पायर वॉज द फर्स्ट एम्पायर और फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर हु रिक्रूटेड वुमेन्स फॉर द आर्मी। तो आर्मी के लिए वुमेन्स को जो है औरत को भी इंक्लूड किया था। वो पहला एम्पायर कौन, तो विजयनगर एम्पायर। इसके सबसे ग्रेटेस्ट राजा का नाम क्या था, कृष्ण देव राय, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। अच्छा इस टाइम सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलिए। सर मतलब जो कृष्णदेव राय था ये मतलब मतलब इसमें फर्स्ट फाउंडर था ये नहीं, विजयनगर एम्पायर का। नो 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 नो, फर्स्ट फाउंडर नहीं था। एक्चुअली विजयनगर एम्पायर के जो फर्स्ट फाउंडर नहीं था, विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे उनका नाम था, इसका वो भी क्वेश्चन पूछता है, उनका नाम था बुक्का वन एंड हरिहर वन। क्या नाम था इसके फाउंडर, बुक्का एंड हरिहरा। ये दोनों भाई, ब्रदर थे। हाँ ये दोनों भाई था, सॉरी ये दोनों भाई थे, बुक्का और हरिहर जो है दोनों भाई थे। तो बुक्का जो है कुछ दिन रूल किया और इनका डेथ हो गया, ये बड़े भाई थे। इनके डेथ के बाद जो है इनका छोटा भाई जो है वो हरिहर वन जो है वो रूल किए थे, ठीक है ना। तो फाउंडर वो थे। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट रूलर मतलब जैसे हम लोग पढ़े ना कि मौर्यन, जो मौर्य के टाइम में जो है सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, अशोका थे ना, अशोक नाम सुनते होंगे अशोका के बारे में। लेकिन फाउंडर कौन थे, फाउंडर तो थे चंद्रगुप्त मौर्य ना, लेकिन ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे उस डायनेस्टी का, अशोक थे। जैसे हम बात करते हैं गुप्ता एरा, तो गुप्ता पीरियड में जो है गुप्ता का एरा में गुप्ता डायनेस्टी में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, जिसको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य, उसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त टू जो है वो ग्रेटेस्ट थे, लेकिन फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त वॉज दी फाउंडर। लेकिन चंद्रगुप्त जो थे वो क्या थे, चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य वॉज दी ग्रेटेस्ट रूलर। वैसे ही विजयनगर एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर थे कृष्णदेव राय। आई बात समझ में, क्लियर। ओके तो कृष्ण देव राय के टाइम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, स्पेशली साउथ इंडिया में। तो कृष्ण देव राय के एम्पायर में जो है सील, आप जानते हो ना जो सील होता है जिसको हम मुहर बोलते हैं, आजकल तो क्या है इंक से होता है, उस टाइम में जो है कॉपर के प्लेट से बनता था। तो वहाँ से अभी डिस्कवर हुआ है, कॉपर प्लेट से अटैच एक रिंग में जो है सील बना हुआ मिला है, अभी डिस्कवर हुआ है। तो ये कहाँ से मिला है, तो तमिलनाडु से। कहाँ से मिला है, तमिलनाडु से मिला है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मली कौन से स्टेट से विजयनगर एम्पायर का अभी सील मिला है। तो ये सील जो है एक्चुअली तमिलनाडु के तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट से मिला है, तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट से मिला है। देख सकते हैं ये सील दिख रहा है। अब देखिए एक रिंग है, एक इधर रिंग है और रिंग के इधर भी दोनों साइड जो है सील लगा हुआ है, इधर भी जो है नीचे भी सील है, इधर भी है और इसके बैक साइड भी एक सील लगा हुआ है। तो ये डिस्कवर हुआ है अभी तमिलनाडु से, तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर, समझ गए, यस सर। ओके। देखिए हरिहर और बुक्का ने किया था, हरिहर बुक्का। और कृष्णदेव राय जो है यहाँ के सबसे बड़ा सबसे प्रसिद्ध शासक थे, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ। चलिए नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट। अच्छा तमिलनाडु की हम बात किए तो तमिलनाडु के सीएम कौन है पता है,
CM of Tamil Nadu? Anyone? MK स्टालिन। यहाँ तमिलनाडु का कैपिटल सिंपल है, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु। जी। अच्छा, गवर्नर कौन है? गवर्नर है RN रवि। RN रवि इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। CM है स्टालिन, MK स्टालिन। ओके, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड द पॉइंट टेबल इन द रिसेंटली हेल्ड 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। तो ये इंडिया में हुआ है नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का जो अभी हुआ था, उसमें कौन से स्टेट जो है वो टॉप पे रहा है? तो कर्नाटका जो है वो टॉप पे है। कर्नाटका जो है इसमें टॉप पे आया। ये हुआ कहाँ था? गोवा में हुआ था। कर्नाटका जो है वो टॉप में आया है। कर्नाटका का CM पता है कौन है? CM ऑफ कर्नाटका सिद्धारमैया। सिद्धारमैया इज द CM ऑफ कर्नाटका। यहाँ का कैपिटल, एनीवन? कैपिटल ऑफ कर्नाटक? बेंगलुरु। नाम चेंज हो गया है, पहले बेंगलोर था, लेकिन अभी जो इसका नाम जो है वो बेंगलुरु हो गया है, नाम चेंज हो गया है। अच्छा, यहाँ गवर्नर है थावर सिंह गहलोत। थावर सिंह गहलोत। तो 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में टॉप स्टेट में कर्नाटक का CM सिद्धारमैया, कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु, यहाँ के गवर्नर है थावर सिंह गहलोत। ओके, डन। ठीक है, नेक्स्ट। ये बताया था गोवा में हुआ था, गोवा कैपिटल पणजी, वहां पे हुआ था। टॉप पे कर्नाटक, सेकंड टॉप पे महाराष्ट्र, थर्ड पे राजस्थान। नेक्स्ट, वेयर डिड ऑस्कर स्टॉर्म? अभी एक स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म इन द सेंस साइक्लोन की बात करें हम, तो एक साइक्लोन आया था जो बहुत ज़्यादा डिवेस्टेशन किया, मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे संपत्ति को नष्ट किया, तबाही मचाया। उसका नाम है ऑस्कर स्टॉर्म। तो बेसिकली ये कौन सी कंट्री में आया था? तो ये कंट्री का नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। क्यूबा जो है एक आइलैंड कंट्री है, जो नॉर्मली आप लोग बोलते हो बरामुडा ट्रायंगल। तो बरामुडा ट्रायंगल के पास ही जो है एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री, जिसका नाम है क्यूबा। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। आई बात समझ में? आपने सुना होगा क्यूबा का नाम, क्यूबा से ही जो है कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। जो आप नाम सुनते हो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध बिटवीन USA एंड रसिया के बीच में जो शुरू हुआ था, क्यूबा से ही शुरू हुआ था। कब? 1962 में शुरू हुआ था, 1962 में। तो हम बात करें कि क्यूबा में जो है अभी बहुत बड़ा साइक्लोन, एक्चुअली क्या है कि जो अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन है, अटलांटिक ओशन में साइक्लोन को हरिकेन बोलते हैं। अटलांटिक ओशन में साइक्लोन को क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो अटलांटिक ओशन में है तो ऑफकोर्स जो है वहाँ का साइक्लोन जो होगा वो हरिकेन होगा। तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। एक आइलैंड कंट्री है, उसका नाम क्या था? तो ऑस्कर स्टॉर्म। ये भी पूछ सकता है, ऑस्कर स्टॉर्म। चलिए, क्यूबा की बात आई है तो हम देखते हैं क्यूबा का कैपिटल कहाँ है। कैपिटल ऑफ क्यूबा कोई जानते हैं? तो हवाना। हवाना जो है इसका कैपिटल है। ओके, इसका जो है PM कौन है? तो मैनुअल क्रूज।
मैनुअल क्रूज यहाँ का पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ का करेंसी क्या है? तो क्यूबन पेसो, क्यूबन पेसो यहाँ का करेंसी है। क्यूबा का कैपिटल हवाना, प्राइम मिनिस्टर मैनुअल क्रूज एंड करेंसी पेसो। यहाँ पे अभी ऑस्कर स्ट्रॉम आया था। ओके ओके डन, लिख लिए। कैपिटल हवाना, पीएम मैनुअल क्रूज, करेंसी पेसो। क्यूबा एक डेमोक्रेटिक कंट्री, क्यूबा जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है, क्यूबा जो है सोशलिस्ट कंट्री है। चलिए डन ना। यस सर। ओके देखिए क्या है, इसको हरिकेन बोलते हैं, याद रखिए। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, समझे, इसलिए बता दिया हूँ कि वहाँ पे जो साइक्लोन होता है ना उसको हरिकेन बोलते हैं, उसको हरिकेन ही बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे स्टॉर्म दे दिया है लेकिन हरिकेन ही होता है। कैपिटल हवाना, राष्ट्रपति जो है मिगुएल डियाज। ओके तो यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट ने लिखा है, मैं पीएम लिखवाया था, पीएम जो है वो क्रूज है, नो डाउट, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो मिगुएल डियाज है, प्रेसिडेंट। पीएम आप लोगों ने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में जो स्टॉर्म होता है उसको हम, इंडियन ओशन में हम उसको साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोन, जिसको हिंदी में चक्रवात बोलते हैं, चक्रवात। अगर हम बात करते हैं अटलांटिक, अटलांटिक ओशन में इसको हम साइक्लोन को हरिकेन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान में हम इसको टाइफू बोलते हैं, टाइफू। हम बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में जो है हम इसे टाइफून बोलते हैं। हम बात करें सी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसे हम विल्ली विल्ली बोलते हैं, विल्ली विल्ली। ओके तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। हमसे टोर्नेडो किसको बोलते हैं? किसको? टोर्नेडो। टॉर्नेडो, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है टॉर्नेडो जो है, देखो नॉर्मली क्या है कि ये जितने भी साइक्लोन्स हैं ऑल दीज आर दी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो एक्चुअली सी ऑफ, सरफेस ऑफ सी, मतलब जो वाटर का जो है सरफेस होता है, समंदर का जो सी है उस पर ओरिजिनेट होता है। एक होता है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, जिसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं या टेम्परेट साइक्लोन ही बोलते हैं। तो वो लैंड और सी दोनों पे ओरिजिन होता है, लेकिन जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है और सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही ओरिजिन होता है। तो नॉर्मली जो हरिकेन, हरिकेन क्या है कि वो धीरे धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे ओरिजिन हुआ, क्योंकि ये ओरिजिन कहाँ होता है? सी में होता है। अगर ये सी से डायरेक्टली वो कहीं स्ट्राइक हो गया, जैसे किसी भी कोस्ट पे, किसी भी समंदर के किनारे में अगर वो टकराएगा, स्ट्राइक होगा, तो ये कुछ देर तक जो है ना इसके आसपास वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। तो उस सिचुएशन में उसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। तो हरिकेन को ही हम टॉर्नेडो बोलते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि व्हेन हरिकेन अराइव्स टू द कोस्ट एंड
फॉर मुश्किल से 4 से 5 या 10 मिनट तक ही रहता है। इसका स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ही फास्ट। सो व्हेन द हरिकेन रीचेज टू द कोस्ट ऑफ द लैंड देन इट बिकम्स वेरी फ्यूरियस, ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है। एंड दैट फॉर्म ऑफ द हरिकेन इज कॉल्ड टॉर्नेडो। ये जब लैंड पे पहुंचता है तब जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फ्यूरियस हो जाता है, उसी को बोलते हैं टॉर्नेडो। बेसिकली इट रिमेन्स फॉर दी 4 to 5 मिनट, सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ही रहता है, लेकिन 4 से 5 मिनट में ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है। वेन द टॉर्नेडो पासिस थ्रू दी वाटर बॉडीज, जब ये टॉर्नेडो किसी वाटर बॉडी जैसे रिवर हो गया या लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, वेल हो गया, उधर से अगर वो क्रॉस होता है तो वहाँ के पानी को सक कर लेता है। इसके वहाँ के पानी को पूरा क्या करता है, सक कर लेता है। तो उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे फिशेस वगैरह है उसको भी वो सक कर लेता है। और आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आप जानते हो इसकी लाइफ जो है वो सिर्फ 4 से 5 मिनट है, तो इसके बाद जो है जैसे फिशेस होता है उस फिश को भी वो सक कर लिया, और 4 से 5 मिनट के बाद जो है वो फिर नीचे गिरते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, फिश रेन, मछली का वर्षा। तो टॉर्नेडो जो है वो हरिकेन ही है। आई बात समझ में, जब हरिकेन लैंड पे पहुंचता है तो बहुत ताकतवर हो जाता है। आई बात समझ में, तो वो जो ताकतवर फॉर्म है उसी को हम टॉर्नेडो बोलते हैं। क्लियर? नॉर्मली टॉर्नेडो हमारी कंट्री में नहीं आएगा, ये क्या है यूएसए में ही आएगा, क्योंकि हरिकेन आप जानते हो ना अटलांटिक ओशन में है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका डायरेक्शन हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। किधर? ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है ड्यू टू ईस्टर्लीज विंड। इक्वेटर के आसपास जो है ना वो ईस्टर्लीज विंड है, मतलब पूर्वी हवा है। तो पूरब से पश्चिम की ओर अगर हवा बहेगी, अब मान लो कि यहाँ पे अगर कोई साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि ये पश्चिम, मतलब क्या है, ये पश्चिम की ओर ही जाएगा। तो आप जानते हो अटलांटिक ओशन के जो पश्चिम में जो है वो क्या है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका। इसलिए जो हरिकेन ज़्यादा जो टकराता है वो यहाँ पे क्यूबा है। तो ये क्या है, ये देखो ना इधर अमेरिकन कंट्री से ही टकराता है, मतलब वेस्ट की तरफ जाता है। ओके, सर तो सारे साइक्लोन्स तो लैंड की तरफ ही जाते हैं, तो फिर वो टोर्नेडो नहीं कहलाएंगे, सिर्फ हरिकेन्स को टोर्नेडो बोलेंगे। क्योंकि बाकी जगह का लैंड का फॉर्म बिल्कुल अलग है। जैसे एग्जांपल के अगर हम बात करेंगे इंडिया, आप देखो इंडिया की जो है वो इंडियन ओशन आप देखोगे तो इंडियन ओशन जो है कैसा है, जैसे मान लो कि ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, नहीं ये बे ऑफ बंगाल है ना, इस तरह से है। अब मान लीजिए कि ये अरेबियन सी है, जरा सोचिए, तो अगर यहाँ पे अगर कोई साइक्लोन बनता है, ये कोई साइक्लोन बनता है तो वो उतना पावरफुल नहीं होगा जितना पावरफुल हरिकेन होता है। क्योंकि आप जानते हो एक पूरा अटलांटिक ओशन जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है ना। आई बात समझ में? तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा एरिया हो जाता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत डीप में चले जाएंगे। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, क्योंकि इसकी जो लैंड, इसके जो आप देख रहे हो ना टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है। समझ रहे मेरी बात? तो टोपोग्राफी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है। हरिकेन जितने भी साइक्लोन है उसमें सबसे स्ट्रांग हरिकेन होता है, बाकी साइक्लोन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, हरिकेन बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, ड्यू टू टोपोग्राफी। तो इंडिया में भी साइक्लोन आप देखते हो, अक्सर आपने इंडिया में साइक्लोन सुने होंगे, तो क्या बोलते हैं कि उड़ीसा में या बंगाल में या क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में टकराता है। क्यों क्यों ऐसा? मैंने अभी बताया आपको कि साइक्लोन नॉर्मली जो है इधर भी इंडिया में भी अगर साइक्लोन फॉर्म होता है तो ये वेस्ट की तरफ ही मूव होगा ना। आई बात समझ में? तो अगर वेस्ट की तरफ होता है तो नॉर्मली क्या है, यहाँ बंगाल है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो इधर ईस्टर्न कोस्ट पे ही, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे ही स्ट्राइक होता है। राइट? ओके, who won the recently held senior women's इंटर-डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। खैर ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भी याद करेंगे चलेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। सीनियर वुमेंस इंटर-डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो है वो अभी कौन जीते हैं, तो इसमें जीते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शायद नहीं, एक मिनट, हाँ रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जीता है। ओके,
ये वन लाइनर है, वन लाइनर में इसका एक बार रीड करना है, दैट्स ऑल। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 69th कंट्री टू ज्वाइन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी बताया था मैं आपको एडीबी, एडीबी के बारे में बताया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है? मनीला में है, फिलीपींस में है। नॉर्मली जो है वो एडीबी में अभी कौन सा कंट्री है जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है? इजराइल। इजराइल जो है वो ज्वाइन हुआ है रिसेंटली। अब बात अगर इजराइल की है, क्योंकि इजराइल अभी न्यूज में बहुत ज़्यादा है। इजराइल और हमास के बीच में जो है अभी, या फिलिस्तीन के बीच में जो है ना अभी वॉर चल रहा है, और न्यूज में जो है बहुत आ रहा है। तो एक्चुअली इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन है बताइए प्राइम मिनिस्टर? बहुत बार न्यूज में सुनते होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का करेंसी क्या है, करेंसी ऑफ इजराइल जो है बेसिकली शेकेल है। शेकेल यहाँ का करेंसी है। कैपिटल बता सकते हैं कोई? एनीवन? जेरूसलेम। जेरूसलेम यहाँ का कैपिटल है, ठीक है। ओके डन। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी शेकेल, कैपिटल जेरूसलेम। क्योंकि ये बहुत ही हॉट न्यूज में है, इजराइल और हमास का भी वॉर चल रहा है, तो ये क्वेश्चन इसे पूछ सकता है। अभी आपने सुना होगा कि ईरान जो है ना इजराइल पे बॉम्ब फेंका, फिर जो है इजराइल जो है ईरान पे बॉम्ब फेंका। अभी ईरान के साथ भी वॉर चल रहा है इसका, नहीं? ओके डन। सर वो इसराइल में वॉर चल रहा है। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच में बहुत दिनों से, लगभग एक डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल नहीं। क्या? चलिए हो गया। तो अभी इजराइल जो है वो एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का अभी न्यू मेंबर बना है। टोटल 68 मतलब 69 हो गया भैया। मैं बता ही चुका हूँ, इसका हेडक्वार्टर मनीला है, और इसका जो अभी प्रेसिडेंट है वो मात्सुगु अस्कावा है। इसका फाउंडेशन 1966 में हुआ था। चलिए, वेयर डिड इंडिया रिसेंटली लॉन्च इट्स फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड। देखिए इसका फोर्थ है भारत का न्यूक्लियर, फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का मतलब होता है कि ऐसा सबमरीन जिससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब को हम यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। तो ना यहाँ पे है फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN, इसको हम S4 भी बोलते हैं। तो नॉर्मली अभी कहाँ से लॉन्च किया है? तो विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है, विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है। अच्छा याद रखना, बहुत लोग को ये नहीं पता है कि अभी जो है आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल विशाखापट्टनम हो गया है। आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल जो है वो एक्चुअली क्या है? विशाखापट्टनम ही है। आई बात समझ में? आंध्र प्रदेश का इसके पहले कैपिटल था अमरावती, और अमरावती के पहले कैपिटल था हैदराबाद। तो अभी ये बहुत ही 3 कैपिटल चेंज कर चुके हैं। विशाखापट्टनम बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, ओके डन। तो विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है, ठीक है।
विच कंट्री वॉज नेम्ड एज द फोकस कंट्री एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो IFFI में कौन सी कंट्री है जिसको अभी फोकस कंट्री बनाया गया है? 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI जो है उसमें बनाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो है अभी फोकस कंट्री रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हु वॉज द फोकस्ड कंट्री? आंसर मस्ट बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए बात अगर ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी हमारा इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया आप जानते होंगे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट सबसे छोटा महाद्वीप, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सॉरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जो है एक्चुअली क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है, बताइए, कोई बता सकते हैं? कहाँ? नो, कैनबेरा है कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। जी, सिडनी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कैपिटल कैनबेरा है। सिडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, जैसे इंडिया का मुंबई बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है लेकिन कैपिटल नहीं है, वैसे यहाँ का सिडनी बहुत ही अच्छा कैपिटल है, लेकिन ठीक है। ओके, यहाँ का PM है एंथनी एल्बनीज़। एंथनी एल्बनीज़ जो है यहाँ का PM है। अगर हम बात करेंगे यहाँ का करेंसी, तो बताइए करेंसी क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ का ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है यहाँ का करेंसी है, ठीक है। ओके, डन। हाँ जी सर। ओके गुड। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारा GK थोड़ा स्ट्रांग रहे, राइट? हाँ जी सर, थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस हमारी स्ट्रांग रहेगी। करेक्ट, इसलिए मैं ये सब जो है ना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सब भी आपको समझ में आए। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर। सर ये जो जो भी हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में सब पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट्स। करेक्ट, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हॉट न्यूज है, अब हॉट न्यूज में जो है अब उस कंट्री के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, तो बेसिकली कम से कम तो हम 3 चीज़ तो याद करें एटलीस्ट, उसका प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, कैपिटल, ये तो बता रहे हैं हमें, नहीं? तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। जानकारी होनी चाहिए। करेक्ट, मतलब एक बार भी आप पढ़ लेंगे ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड में अगर स्टोर हो गया तो अगर क्वेश्चंस आएगा, ऑप्शंस देखेंगे आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली लियोंग क्वोंग। हाँ, लियोंग क्वोंग वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लियोंग क्वोंग जो है अभी कौन से देश का नया प्रेसिडेंट बने हैं? तो लियोंग क्वोंग जो है अभी वियतनाम। वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है, याद रखिए, जब चाइना का है ना कम्युनिस्ट, वैसे ही कम्युनिस्ट कंट्री है वियतनाम। सोशलिस्ट बोलिए, कम्युनिस्ट बोलिए, कम्युनिस्ट कंट्री है। तो एक्चुअली वियतनाम में जो है लियोंग क्वोंग अभी न्यू प्रेसिडेंट बना है। वियतनाम, वियतनाम आप देखे ही होंगे कि वियतनाम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द आसियान ब्लॉक, आसियान ब्लॉक का एक मेंबर है। ओके, तो इसका प्रेसिडेंट आप समझ ही गए होंगे। वियतनाम का कैपिटल को बता सकते हैं? वियतनाम का कैपिटल और वियतनाम का करेंसी कोई बता सकते हैं तो बताइए। एनीवन? सर करेंसी तो इंडिया रुपी है। इंडियन रुपी? सर मेरी। हम्म, इसका कैपिटल जो है हनोई। हनोई।
और इसका जो करेंसी है वो डोंग है। क्या है? डोंग। समझे? ओके। ओके सर। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही होता है। तो प्रेसिडेंट आप जानते ही हैं, लियोंग कोंग है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। ओके। जैसे चाइना के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, चाइना में क्या प्रेसिडेंट होता है। रसिया में क्या है, प्रेसिडेंट होता है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। मतलब जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है या सोशलिस्ट कंट्री है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। ओके। सर लेकिन अब एक्सचेंज होके मतलब डोंग बना है ना, उसकी करेंसी पहले तो इंडिया रुपी ही था शायद। नहीं नहीं, वो आप देखे होंगे तो एक्चुअली आप ये एक्सचेंज देखे होंगे, राइट। आप प्रॉपर देखिए, डोंग होगा। ओके सर। इंडियन रुपीज कैसे, देखिए इंडियन रुपीज तो इंडिया का है ना, वो कैसे यूज करके बताइए, उसका अपना करेंसी होगा। इंडियन रुपीज जब, सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। जैसे कि अगर भारत की मुद्रा मतलब कि रुपया एक ऑप्शन में दिया और दूसरे में भारतीय रुपया दिया है तो ऑप्शन में कौन चलेगा? कौन कौन सा बताइए तो, एक मिनट, कौन कौन सा रुपया? एक तो रुपया दिया है ऑप्शन में ओके। और दूसरे वाले में भारतीय रुपया दिया है, तो ऑप्शन में कौन चलेगा? अगर रुपया दिया है और भारतीय रुपया दिया है तो ऑप्शन में कौन सा? देखो अब रुपया, अगर सिर्फ रुपया दिया हुआ है, मान लीजिए कि अगर सिर्फ रुपया दिया हुआ है तो रुपया नेपाल का भी है, नहीं, रुपया श्रीलंका का भी है, रुपया अभी बताया था आपको, रुपया मॉरिशस का भी है, रुपया पाकिस्तान का भी है, राइट। तो वैसे भी अगर हम बात करेंगे तो ये जितने भी रुपया है तो सब सारे रुपया में इंडियन रुपीज सबसे स्ट्रांग है। ओके। ओके। ठीक है। हाँ। तो रुपया, हाँ रुपया सबका है नो डाउट, लेकिन सिर्फ अगर रुपया दिया है तो रुपया करेंसी में सबसे जो ज़्यादा स्ट्रांग है वो इंडियन रुपया है, भारतीय रुपया है। ओके। तो अमेरिका में तो डेमोक्रेटिक कंट्री है बट वहाँ पर पीएम का अरे पीएम नहीं होते प्रेसिडेंट यहाँ होते पे पीएम है? ओ माय गॉड। हैं। नहीं सर, अमेरिका भी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ तो सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, नहीं नहीं, पीएम नहीं होता है। कहाँ पे, अमेरिका में? अमेरिका। हाँ करेक्ट है, अमेरिका में भी होता है। अमेरिका एक्चुअली, अमेरिका जो है डेमोक्रेटिक है, लेकिन अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक के साथ साथ जो है ना, वो अमेरिका एक क्या है, ट्रू फेडरल कंट्री भी है। ट्रू फेडरल कंट्री है। आई बात समझ में? फेडरल कंट्री का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है ओनली फॉर द इंटरनेशनल मैटर, जो वहाँ का नेशनल मैटर है ना, वो नेशनल मैटर को वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डील करता है। जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट के पास बहुत पावर है अमेरिका में। आई बात समझ में? जैसे इंडिया में नहीं है, इंडिया में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मॉडिफाई किया गया है। आई बात समझ में? इसलिए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं रखा है। प्राइम मिनिस्टर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, जो नॉर्मली डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डोमेस्टिक जो सब्जेक्ट है उसमें डील करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट। जो करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट जो है वो 2019 में ओपन किया गया था। करतारपुर एक जगह है जहाँ पे मतलब तख्त है, तख्त का मतलब, हाँ तख्त ही बोलते हैं। जो सरदार लोग होते हैं, जो सिख लोग होते हैं, सिख लोग का जो है नॉर्मली पिलग्रिमेज जो है वो तख्त है। जैसे पटना साहिब भी क्या एक तख्त है, वैसे बहुत सारे तख्त है। करतारपुर कॉरिडोर जो है नॉर्मली पाकिस्तान में है। तो इंडियन जो सिख लोग हैं वो पाकिस्तान करतारपुर जाते हैं। तो करतारपुर जाने के लिए कॉरिडोर को ओपन किया गया था 2019 में, 2019 में ओपन किया गया था। तो नॉर्मली जो है ये 5 साल के लिए था, 5 साल के लिए 2024 के लिए था। आप देख सकते हैं 24 के लिए, लेकिन 24 में जो है अभी इसको रिन्यू करवाया गया, रिन्यू करवा करके इसको एक्सटेंड कर दिया है 2029 तक। कब तक कर दिया? 5 साल और इंक्रीज कर दिया है, 5 साल और बढ़ा दिया है, 2029 तक जो है इस कॉरिडोर को एक्सटेंड कर दिया है। आई बात समझ में? चलो पाकिस्तान की बात आया है तो हम देख लेते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल पता होगा आप लोग को कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। करेंसी? पाकिस्तानी रुपी।
पाकिस्तानी रूपी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का पीएम कौन है, बोलिए। शहबाज शरीफ ना, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, राइट। ओके, चलिए थोड़ा फिनिश करना है, इसलिए मैं तो फास्ट चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए ये जो है करतारपुर है पाकिस्तान में, और इंडियन सिख लोग जो है वहाँ बहुत लोग जाते हैं। ओके, वेयर डिड इंडिया एंड जर्मनी रिसेंटली कंडक्ट द फर्स्ट मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। देखो इंडिया और जर्मनी के बीच में जो है ना वो मेरीटाइम एक्सरसाइज नहीं होता था। मेरीटाइम मीन्स व्हाट, ये बात कर रहे हैं नौसेना की, जो इंडियन नेवी और जर्मनी के नेवी जो है अभी साथ में जो है वो एक एक्सरसाइज किया है। तो वो कहाँ पे किया है, एमपीएक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। अभी इसका नाम नहीं दिया गया है, नाम बाद में मिलेगा। तो ये एक्चुअली कहाँ पे किया गया है, तो इंडियन ओशन में किया गया है, भारतीय मतलब हिंद महासागर में किया गया है, इंडियन ओशन में किया गया है, हिंद महासागर में किया गया है जर्मनी के साथ। तो ये याद रखना है। अब जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी का कैपिटल बता सकते कहाँ है, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस गए थे, याद कीजिए, बर्लिन। कहाँ है, ओके। यहाँ का करेंसी क्या है बता सकते हैं, करेंसी यूरो है। क्या है, यूरो। यहाँ का ये यहाँ होता है चांसलर, क्या होता है चांसलर, यहाँ का चांसलर कौन है, हाँ बताइए कौन है चांसलर। ये क्वेश्चन पूछा था पता है एग्जाम में, 2-3 एग्जाम में पूछा था। ओलफ, ओलफ ऑल्सकॉच था ना, ओलफ क्या था, ओलफ 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 स्कॉल्ज ही था, हाँ ओलफ स्कॉल्ज ही था। तो ओलफ स्कॉल्ज यहाँ का चांसलर है, ओके। सर जर्मन का मतलब था। चांसलर, चांसलर, अच्छा तो सर जर्मन का था। हाँ जर्मनी का, हाँ ये जर्मनी का है। जर्मनी का कैपिटल जो है बर्लिन है, करेंसी यूरो है, चांसलर ओलफ स्कॉल्ज है, स्कॉल्ज। अच्छा यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वो है आपका वॉल्टर, फ्रैंकलिन वॉल्टर, फ्रैंकलिन वॉल्टर, फ्रैंकलिन वॉल्टर, ओके। चलिए नेक्स्ट, बस 2 और है, 2 या 3 होगा मुश्किल से, हम लोग का फिनिश ही हो गया, डोंट वरी। ओलफ स्कॉल्ज है ना चांसलर, अभी भारत आए थे 24 अक्टूबर को, ओलफ स्कॉल्ज सही है। विच मेडल डिड दीपिका कुमारी विन इन द रिसेंटली हेल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। तो आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में दीपिका कुमारी जो एक आर्चरी है, ये झारखंड की रहने वाली है, एक एसटी महिला है जो नॉर्मली अभी सिल्वर जीती है इंडिया के लिए। वेरी वेरी बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलती है वो। तो क्या है, वर्ल्ड कप फाइनल में, आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के लिए सिल्वर जीती है, गोल्ड नहीं जीत पाई लेकिन सिल्वर जीती है। वन लाइनर है कि आर्चरी वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया को कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर है। देखिए ये कौन जीती है, दीपिका कुमारी। चलो नेक्स्ट है, हु अवार्डेड दी
सखारोव प्राइज फॉर द ईयर, तो मारिया कोरिना। इतना लंबा याद नहीं करना है, सिर्फ एक नाम मारिया मचाडो, या दो तीन नाम याद रखो, इतना लंबा नाम याद रखना भी डिफिकल्ट है, तो जस्ट एक बार आपको याद करना है, दैट्स ऑल। तो ये अभी जीती है मारिया मचाडो और एनमंडो, याद रखो बोनो है, दोनों को मिला है। अब पूरा नाम याद रखेंगे बहुत डिफिकल्ट है, कितना या नाम याद रखेंगे, इतने सारे नाम हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्लान टू रिड्यूस द पासिंग मार्क्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और साइंस को ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10 में मैथ और साइंस में फेल हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है सो 35 आउट ऑफ 100 चाहिए, 35 आउट ऑफ 100 चाहिए, इतने परसेंटेज पे पासिंग है। लेकिन मैथ और साइंस में जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से वहाँ पे क्या कर दिया है कि इसको रिड्यूस कर दिया है, अब पासिंग मार्क्स कर दिया है 20 आउट ऑफ 100 कि अगर 100 में से अगर 20 मार्क्स भी लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। सोचिए कितना इजी कर दिया है। लेकिन हाँ इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर 20 मार्क्स अगर आप पास होते हैं तो यू कैन नॉट डू द हायर एजुकेशन इन मैथ और साइंस, तब आप जो है मैथ और साइंस में हायर एजुकेशन नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैथ से बीएससी नहीं कर सकते, साइंस से बीएससी नहीं कर सकते, या बीटेक नहीं कर सकते, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। तो पासिंग मार्क्स को जो है 35 से 20 कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। चलिए महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र का हम कुछ जान लेते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम बताइए, लास्ट टाइम बताया था आप लोग को। यहाँ का सीएम का नाम बताइए, यहाँ का कैपिटल बताइए। मैं लास्ट टाइम आप लोग को ये बताया था, याद है? मैं जानबूझ के प्रश्न करता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर दे, राइट? कौन है गवर्नर बताइए? सर सीपी राधा कुछ ऐसे करके नाम है उनका। वेरी गुड, सीपी राधा कृष्णन, क्या बात है, सीपी राधा कृष्णन। कृष्णन। सीएम कौन है? सर एक नाथ कुछ करके मुझे उनका नाम है। एक नाथ सिंह। सिंधे ना, हाँ, एकनाथ शिंदे। कैपिटल? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मुंबई। 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 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मुंबई है और जुडिशियरी कैपिटल इसका ये है नागपुर है, जुडिशियल कैपिटल नागपुर। जैसे यूपी का है ना, यूपी का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहाँ है? लखनऊ है, और इसका जुडिशियल कैपिटल इलाहाबाद है। वैसे ही एनीवे मुंबई ही याद रखना, मुंबई ही है। मुंबई द सिटी ऑफ हॉलीवुड ऑफ इंडिया। सर बफरेज हो रही है। बम्बई, सर बफरेज हो रही है वीडियो में हॉलीवुड। बफरिंग हो रहा है बाकी सबके साथ। ये लास्ट ही है, लास्ट करंट अफेयर्स। हेलो, यस सर। अब क्लियर है? यस सर। ओके चलिए लास्ट है। विच एक्टर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड एज कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियनशिप? तो ये मिला है दारा सिंह खुराना को। दारा सिंह खुराना वन लाइनर है, जस्ट आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियनशिप। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड जो है ये दिया गया है दारा सिंह खुराना को। और ये हमारा लास्ट करंट अफेयर्स था, लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद लिस्ट है जो मैं पीडीएफ से दूंगा, तो पीडीएफ आप लोग एक बार रीड करेंगे। देखो करंट अफेयर्स आप जितना पढ़ोगे इससे क्या है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट का नॉलेज भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं मिलेगा। बफरिंग हो रहा है।
तो शायद नेट प्रॉब्लम होगा आप लोग के यहाँ, नेट कम हो गया होगा। चलिए इधर बस होगा। जी, बफरिंग का मतलब ये है कि आपका नेटवर्क जो है ना थोड़ा कमज़ोर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर नेटवर्क है 5G। और बाकी लोग को भी हो रहा है क्या? वैसे हम लोग का ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है आज का।